गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि यूएस लॉ मेकर्स के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है। अब उस बिल के माध्यम से क्या होगा, वो देश जो कहीं ना कहीं रशियन क्रूड ऑयल, ऑयल प्रोडक्ट्स और कोल को इंपोर्ट करवाते हैं ना, उन देशों के ऊपर बहुत भारी मात्रा के अंदर टैरिफ लगने जा रहे हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वहां के प्रेसिडेंट, वो भी बहुत बड़े समर्थक है इस पर्टिकुलर बिल के। अब अगर ऐसा होता है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट चाइना, इंडिया और ब्राजील के ऊपर आएगा। इसका रीजन यही है कि ये तीनों देश सबसे बड़े इंपोर्टर आपको देखने को मिल जाएंगे रशियन प्रोडक्ट्स के। इवन नेटो चीफ ने भी ये बात बोल दी हुई है कि इंडिया, चाइना और ब्राजील को ये चाहिए कि वो पुतिन के ऊपर दबाव डालें ताकि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस डील हो पाए। अब भारत का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया है? देखो, भारत ने ये बोला है कि भाई हमें अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करना है एंड हम उसी की तरफ कदम कर रहे हैं। हम, आप नोटिस कर सकते हो, हमारी सॉवरेंटी एक चीज होती है एंड हम उस चीज को कभी नहीं जाने दे सकते। भारत को अगर लगता है कि अगर कहीं से हमें अपनी एनर्जी नीड्स को सिक्योर करने के लिए तेल मंगाना है तो हम मंगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले पास्ट के अंदर हम 27 कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, पर आज के समय हमें अपने सप्लाई सोर्सेज को हमने डाइवर्सिफाई किया है। आज के समय हम लगभग 40 देशों से हम यहाँ पे ऑयल को मंगा रहे हैं। इवन हमारे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है हरदीप पुरी जी, उन्होंने भी यही बोला है कि अगर भारत के ऊपर सैंक्शन लग भी जाते हैं ना, तो भारत सक्षम है इस तरह के सैंक्शन के साथ डील करने के लिए। राइट, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड यूएस से भी लेने की कोशिश कर रहा है, बट भारत ने भी अपना स्टैंड को यहाँ पे क्लियर कर दिया है एंड भारत ने यहाँ पे इनके वेस्टर्न नेशंस के डबल स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पे सामने दिखा दिया है। दोस्तों, डेट है आज की 18 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों, हमारा जो डेली प्रीलिम बूस्टर है, इसके रिगार्डिंग एक हमने करंट अफेयर्स बैच बनाया है विच इज़ कम्प्लीटली फ्री। अब होता क्या है ना कि जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो सारी की सारी आपको इसी बैच में आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो पुरानी पीडीएफ, आपकी आने वाले सेशंस की पीडीएफ, सारे आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर यहीं पर आपको इस बैच के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो ये बैच के अंदर जो कि बिल्कुल फ्री है, उसके अंदर एनरोल करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप इस बैच में आराम से एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो नॉन वेज मिल्क के बारे में है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर मिल्क भी नॉन वेज होता है क्या? देखो, एक्चुअली आप इसका मतलब समझना कि नॉन वेज मिल्क का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई गाय है, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर काउ। अब कई बार क्या होता है, काओ को ना कुछ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हो सकता है उसको फीड करवाया जा रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है काओ को मीट खिलाया गया हो, या फिर काओ को हो सकता है कुछ और इसके अलावा, जिनको हम ब्लड मील या बोन मील बोलते हैं। ये दरअसल में ब्लड मील, बोन मील कुछ नहीं होता, ये आपका एनिमल ब्लड से जो आपका ड्राइड पाउडर्ड एनिमल ब्लड होता है उसी को कई बार फीड करवाया जाता है। तो ये जो सब चीजें अगर मान लीजिए किसी काओ को खिलाई जा रही है ना, इसी को बोलते हैं नॉन वेज मिल्क। वो गाय जिसको मीट खिलाया गया था, अगर उस काऊ का मिल्क जो हमारे सामने आता है उसको हम नॉन वेज मिल्क बोल देते हैं। अब आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच में कोशिश ये है कि आपस में एक ट्रेड डील अगर पॉसिबल हो पाए, राइट। उसमें ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन सामने आ रहा है कि नॉन वेज मिल्क के रिगार्डिंग। अब इसका रीजन पता क्या है, आप इस बात को अंडरस्टैंड करना। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो देखो भारत में एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। लगभग 38% वेजिटेरियंस आपको भारत में देखने को मिलेंगे। एंड प्लस एट द सेम टाइम देखो, हम जो हिंदूज हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप नोटिस करते हो वो मिल्क और घी का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा रिलीजियस रिचुअल्स के लिए भी दूध को हम इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे केस में दूध अपने आप में बहुत ही हम पवित्र मानते हैं उस दूध को, राइट। अगर कोई दूध ऐसा होगा कि वो उस गाय से आया है जिसको मीट वगैरह खिलाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों के सेंटिमेंट्स है ना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हर्ट हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज़ को थोड़ा इसको रोकें। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि नॉन वेज मिल्क इंडिया में यहाँ पे आ रहा है। तो भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, उसने यहाँ पर सर्टिफिकेशन मैंडेट किया हुआ है कि जो भी एनिमल्स होंगे जिनके थ्रू यहाँ पे आपका दूध आ रहा है, उनको कभी भी मीट या ब्लड बेस्ड फीड्स उनको यहाँ पे नहीं उनको मिली होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर यूएसए से मिल्क इंडिया में आना स्टार्ट होता है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप नोटिस कर पाओगे भारत के डेयरी सेक्टर के ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि आज के समय जो भारत का डेयरी सेक्टर है ना,
वो लगभग 8 करोड़ लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली रोजगार देता है। एंड ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे इसका कंट्रीब्यूशन 1 लाख बढ़ता जाता है ना, ₹1 लाख, उसी तरह से एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी भी साथ में ये जनरेट करता है। इसके अलावा एसबीआई ने ये भी बोला है कि भारतीय फार्मर्स हो सकता है कि 1.8 लाख करोड़ हर साल लूज करें, अगर मान लीजिए यूएस के जो डेयरी इंपोर्ट्स हैं उसकी वजह से डोमेस्टिक मिल्क का प्राइस अगर मान लो 15% भी कम हो गया ना, तो भारतीय फार्मर्स को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होगा। साथ ही साथ भारत के जीवीए के अंदर 3% कॉन्ट्रीब्यूशन डेयरी सेक्टर का देखने को मिल जाएगा। प्लस यूएसए का कहना यह है कि इंडिया ना अननेसेसरीली ये सब चीजें कर रहा है, अननेसेसरी ट्रेड बैरियर यहाँ पे ला रहा है, तो डब्ल्यूटीओ के अंदर भी ये यूएसए इस मुद्दे को यहाँ पे उठा रहा है। तो आई होप ये जो नॉन वेज मिल्क का मुद्दा था आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 अवार्ड्स। अब ये क्या मुद्दा है दोस्तों? एक्चुअली ना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दरअसल में ये अवार्ड्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे 2016 के अंदर। तो इस तरह से हमें हर साल आपके सामने ये अवार्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पढ़ भी पाओगे ये न्यूज़ को। यहाँ पर ना एक आप समझने की कोशिश करना, न्यूज़पेपर ने ना ये रिपोर्ट किया है कि अहमदाबाद स्पार्कल्स एज द क्लीनेस्ट बिग सिटी इन इंडिया। कई बच्चे सिर्फ अगर न्यूज़ पढ़ेंगे ना ऊपर ऊपर से तो उनको लगेगा कि यार अहमदाबाद टॉप पे होगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करना। देखो एक्चुअली में पता क्या किया गया है, हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर दो कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक तो है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज और एक है स्वच्छ शहर। देखो कुछ ना ऐसे शहर हैं जो लगातार टॉप में ही बने हुए हैं, जो हर साल आपके सबसे ऊपर में ही बने हुए हैं, उनके लिए हमने अलग से कैटेगरी बना दी सुपर स्वच्छ लीग। ठीक है, पिछले 3 साल अगर वो टॉप ही परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनकी कैटेगरी अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, भाई ये बहुत ही हर साल ही टॉप में आ रहे थे, तो इनको बोला कि भाई आप लोगों की एक अलग ही लीग बना देते हैं। फिर जो बाकी जो बचे हुए शहर है ना, उनको बोला गया है स्वच्छ शहर, उसमें अहमदाबाद टॉप में है। आप समझ पाए? ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है, नो, वो तो आपके यहाँ पे इंदौर, सूरत, ये सब आपकी सिटीज देखने को मिलेंगी। पॉइंट ये है कि इनके हटाने के बाद, सुपर स्वच्छ जो है उनके हटाने के बाद अगर आप स्वच्छ शहर में देखोगे, वहां पर आपको अहमदाबाद टॉप में देखने को मिलेगा। एंड इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, हमने यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से सिटीज को कैटेगराइज भी कर दिया है। जैसे कुछ शहर ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से कम है, उनको बोला गया है वेरी स्मॉल सिटीज। 20,000 से 50,000 वाली पॉपुलेशन के लिए स्मॉल सिटीज, 50,000 से 3 लाख की पॉपुलेशन के लिए मीडियम सिटीज, 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन को हमने बोला है बिग सिटी, एंड 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में मिलियन प्लस सिटीज उनको बोला गया है। राइट, तो जो मिलियन प्लस सिटीज है उनमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ये टॉप के ऊपर हैं। एंड अदरवाइज अगर हम स्वच्छ शहर की बात करें तो उसमें अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ टॉप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से बाकी कैटेगरीज के ये जो टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स हैं वो आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। तो नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ है? नया इंट्रोड्यूस हुआ है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। ये इस बार इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले ये कैटेगरी नहीं एग्जिस्ट करती थी। बाकी इसके अलावा कुछ और भी चीजें करी गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा टाउन्स, ठीक है, नमामि गंगा मिशन के अंतर्गत उनको इंक्लूड किया गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो गया, सफाई मित्र सुरक्षा चैंपियंस, महाकुंभ सिटी इनिशिएटिव, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे प्रयागराज को बेस्ट गंगा टाउन यहाँ पे घोषित किया गया है। उस तरह से सिकंदराबाद जो कैंट है, ठीक है, उसको बेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे बोला गया है, बिकॉज उसने सैनिटेशन के अंदर काफी अच्छा काम किया है। उसी तरह से आपका जो जीवीएमसी, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विशाखापट्टनम, जबलपुर, गोरखपुर, इनको बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर यहाँ पे घोषित किया गया है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें जो अभी महाकुंभ हुआ ना, तो वहां पर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, प्रयागराज मेला अधिकारी, प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको स्पेशल रिकॉग्निशन दिया गया है, क्योंकि महाकुंभ के समय जब इतने हमारे श्रद्धालु जो थे वो जब प्रयागराज आए तो सबने बहुत अच्छे से काम किया, सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है ना, वन सिटी वन अवार्ड प्रिंसिपल भी यहाँ पे हमने यहाँ पे लेकर आए हैं। एक्चुअली पता क्या पॉइंट है, यहाँ पे हर स्टेट से जो टॉप परफॉर्मिंग सिटीज होंगी ना, उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है एज प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर, ठीक है ना। तो इस तरह से टोटल 34 सिटीज को ये अवार्ड भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आप होता क्या है कि 10 कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स और 54 इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि कौन सा शहर कितना ज्यादा आपको क्लीन देखने को मिलेगा। राइट, इसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन भी है। लगभग इस तरह से 4,500 आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको यहाँ पे असेस किया गया, एंड बहुत सारे आपके जो असेसर्स होते हैं उनके द्वारा ये चीज असेस करी गई। बाकी इसके अलावा डेटा कलेक्ट किया गया, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अब इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे एक नया इनिशिएटिव भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है, दैट इज स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप। देखो पता क्या होता है, मान लो एक सिटी है वो काफी स्वच्छ है, एक सिटी है जो उतनी स्वच्छ नहीं है, तो क्यों ना भाई ये स्वच्छ सिटी इसकी मदद करे, है ना, उसको मेंटोर करे
कि भाई तुम भी ऐसे स्वच्छ हो सकते हो, तुम भी ये सब स्टेप्स लोगे तो तुम भी बढ़िया हो जाओगे। तो एक्चुअल में ना मेंटोरशिप का ही ये प्रोविजन है, ठीक है ना। जैसे यूपीएससी में मेंटोरशिप होती है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी यही है कि भाई ये सिटी स्वच्छ है, ये सिटी स्वच्छ उतनी नहीं है, तो क्यों ना मेंटरशिप दी जाए, राइट। तो ईच वन क्लीन वन अप्रोच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत। बाकी इसके अलावा एक एक्सीलेटेड डंप साइट रेमिडिएशन प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 15 अगस्त से यहाँ पे स्टार्ट होगा। ये 1 साल का प्रोग्राम रहेगा। इसमें पता क्या होगा, आप लोगों ने कई बार देखी होंगी कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे जैसे ना हजार्डस मटेरियल्स वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं से रिमूव किया जा रहा है, तो भाई उन साइट्स को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग करना भी जिम्मेदारी है। तो वो सब चीजें भी यहाँ पर लॉन्च करेंगे इस इवेंट के मौके के ऊपर। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये सब काम किया किसने है। देखो ये सब काम जो किया है, एक तो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और उसके साथ ही साथ उसकी मदद की है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। सर ये क्यूसीआई क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दरअसल में 1996 में स्टैब्लिश हुई थी एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप ध्यान में रखिएगा, तो पब्लिक की तरफ से सरकार तो इसको सपोर्ट कर ही रही है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी जो इंडस्ट्री बॉडी जैसे फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, ठीक है, इनके द्वारा भी यहाँ पर इसको सपोर्ट है। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी अंडर द विच इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो किस तरह के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ में, एनवायरमेंट में, वो सारी चीजें प्रमोट करना क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की यहाँ पे जिम्मेदारी रहती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज पैन पैन पैन। देखो पैन 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 का मतलब पता क्या है, शायद आप लोगों ने मेडे के बारे में सुना होगा। देखो ये तो मेडे तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है पिछले दिनों के अंदर, आप जानते ही होंगे। तो मेडे का मतलब क्या क्या होता है ना, कि जब पायलट को लगता है कि भाई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ चुकी है, जो आपकी फ्लाइट है इट इज़ वेरी हाईली लाइकली कि वो बस क्रैश होने जा रही है, उसको बोलते हैं मेडे। कि बिल्कुल मतलब सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। बट मेडे से जस्ट नीचे एक जो कॉल होती है ना, उसको हम बोलते हैं पैन पैन पैन। ठीक है, मेडे तो बहुत ही एक्सट्रीम हो चुका है, उससे एक लेवल नीचे को पैन 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 बोलते हैं। अभी क्या हुआ ना, एक इंडिगो की फ्लाइट थी दिल्ली से गोवा वाली, उसने इमरजेंसी लैंडिंग करी मुंबई में, एंड वहां पर पायलट ने ये पैन 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 अलर्ट यहाँ पे घोषित किया। इसका रीजन क्या था, क्या हो गया ऐसा पायलट को। देखो इंजन में काफी बड़ा इशू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। पता क्या होता है, कई बार जब इंजन पूरा खत्म नहीं होता पर थोड़ा सा इंजन फेल हो जाता है, या कोई बहुत सीवियर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या फिर बहुत ही कम फ्यूल बचता है, या कोई नेविगेशन के कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो ऐसे केस में मेडे कॉल नहीं दी जाती। ऐसे केस में पैन 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 यहाँ पे बोला जाता है। अब पॉइंट ये है कि 3 बार क्यों बोल रहे हैं, 3 बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप 3 बार बोलोगे ना तो सामने वाला बिल्कुल अच्छे से समझ लेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो क्लैरिटी इंश्योर करने के लिए कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, उसीलिए 3 बार पैन 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 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पैन वर्ड जो है ना, ये फ्रेंच वर्ड पैन से आया है, जिसका मतलब है ब्रेक डाउन या मैकेनिकल फेलियर। इसका मतलब यही है कि कोई अर्जेंट सिचुएशन आ चुकी है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, अभी इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो तो फिर मेडे कॉल हो जाएगी, पर यहाँ पर इमरजेंसी सिग्नल आप यहाँ पे पैन 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 के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एडिटाई स्कीम। इसकी आप एक बार फुल फॉर्म यहाँ पे पढ़िएगा, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। तो अभी यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मनोहर लाल जी, उनके द्वारा 1000 करोड़ की ये स्कीम यहाँ पे स्टार्ट हुई। अब पॉइंट ये है कि स्कीम के अंतर्गत होगा क्या। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आप लोग जानते होंगे हमारी जो एमएसएमईज होती हैं, हमारे जो छोटे लघु उद्योग आपको देखने को मिल जाते हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये जो आपके लघु उद्योग है ना, यहाँ पर इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाए, कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट कम हो, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसके लिए हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि सर करेंगे कैसे। आपने बोल तो दिया, भाई क्यों ना जो हमारे एमएसएमईज हैं उनको हम मदद करें। किस चीज़ से मदद करनी है, उनको हम मदद करें कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो जो अपने आप में एनर्जी एफिशिएंट हो। सर अगर उनको ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो उनको तो पैसा चाहिए होगा, बिल्कुल, तो पैसों की चिंता थोड़ी है, पैसे हम देख लेंगे। आप लोन अगर लोगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। यहाँ पर एमएसएमईज के लिए, आपके लघु उद्योगों के लिए 5% का आपका इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। एक्चुअली जो मीडियम है ना, मीडियम के लिए आपका 3% है, पर जो माइक्रो एंड स्मॉल है उनके लिए आपको 5% देखने को मिलेगा। तो उसके माध्यम से क्या होगा, जो माइक्रो एंड स्मॉल है उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा,
एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि भाई एमएसएमई को पैसा मिले, सस्ते के ऊपर मिले, एंड साथ ही साथ वो पैसा वो इस्तेमाल करें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के अंदर, ताकि हमारा इन्वायरमेंट और बेहतर हो पाए। ठीक है, तो यही इसीलिए ये स्कीम यहाँ पे लाई गई है। तो इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही मदद करेगा, असिस्टेंस हो जाएगी इसमें। इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट कितना इस्तेमाल हो रहा है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ पे प्रिपेयर करी जाएंगी, एंड मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन होगा इन प्रोजेक्ट्स का भी। ठीक है, तो टोटल 14 ऐसे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे आपका ब्रास, ब्रिक्स, सेरेमिक्स, केमिकल्स, फॉर्जिंग, ग्लास। तो इस तरह से देयर आर 14 सच टारगेट इंडस्ट्रीज जो अभी हमारे फोकस देखने को मिल जाएंगी। तो स्कीम का आउटले कितना है, 1000 करोड़ का। 875 करोड़ कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन। मैंने बताया ना, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए जो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन है, और मीडियम के लिए आपका 3%। ठीक है, तो 875 करोड़ वहां खर्च होगा। 50 करोड़ एनर्जी ऑडिट्स के लिए, एंड 75 करोड़ आपके इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट के लिए यहाँ पे खर्च होगा। तो 2 पार्ट्स के अंदर या 2 फेजेस के अंदर ये स्कीम रोल आउट होगी। पहला होगा जिसमें आप नोटिस कर पाओगे 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, फिर सेकंड वाले में 100 इंडस्ट्रियल क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से स्कीम के माध्यम से, है स्कीम 1000 करोड़ की, पर ओवरऑल 9000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि 1000 करोड़ तो पैसा है ना जो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। पर एमएसएमई को कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वो यहाँ पे आप नंबर आप नोटिस कर पाओगे, एंड इससे कहीं ना कहीं हम अच्छे से क्लाइमेट एंड बाकी इश्यूज को हम यहाँ पे टैकल कर पाएंगे। राइट दोस्तों, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा है गुजरात जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये समझने से पहले ना मैं आपको 2 डिजीजेस के बारे में बताना चाहूंगा। एक है आपकी सिकल सेल डिजीज और दूसरा है थैलेसेमिया। हालांकि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, पर मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, आप जानते होंगे ब्लड के बारे में, एंड ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी, जिनको हम यहाँ पे बोलते हैं। इनको हम ना एर्थ्रियोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन एर्थ्रियोसाइट्स का काम क्या होता है, आरबीसी का काम क्या होता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका, वो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जो हेमोग्लोबिन होता है ना, वो इसके साथ बाइंड कर जाता है, एंड बाइंड करने की वजह से आपके लंग्स से लेकर आपके टिश्यूज तक बहुत आराम से आप ऑक्सीजन को फिर ट्रांसपोर्ट कर पाते हो। प्लस एट द सेम टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, वो भी यहाँ पे ये सारा काम देखता है। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूँ ना आरबीसीज की, नॉर्मली आरबीसीज की शेप इस तरह की होती है। इनको आप डिस्क शेप कह सकते हो, या आप इनको फ्लेक्सिबल शेप के भी कह सकते हो। अब जब आरबीसीज ऐसे मूव करते हैं तो बड़े आराम से मूव कर जाते हैं आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू। पर मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इनकी शेप चेंज हो जाए, कुछ ऐसी शेप हो जाए जैसे मैं बना रहा हूँ, इनको बोलते हैं सिक्कल सेल। ठीक है, सिक्कल शेप्ड मतलब हो जाए इनकी, तो उस केस में क्या होगा, इनको हम बोल देंगे सिक्कल सेल। अब अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या होगा, तो भाई ये जो सिक्कल लाइक सेल्स हैं, ये आराम से ब्लड वेसल के अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। एक क्रिसेंट शेप होने की वजह से उनका मूवमेंट कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा। उससे आपका ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, और ब्लड का फ्लो हर जगह नहीं पहुंच पाएगा। उससे क्या होगा, जहां ब्लड नहीं पहुंचा सर, वहां पर हमें कहीं ना कहीं दर्द होगी, और अगर बहुत लंबे समय तक ये चीज़ होती है तो अनीमिया, इन्फेक्शन या स्ट्रोक भी हो सकता है। अब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, और ऐसा बताया जाता है कि हर साल 30,000 से 40,000 बच्चे हर साल इस डिसऑर्डर से भारत में पैदा होते हैं। अब एक तो ये बीमारी होगी, इसमें इसका रीजन क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो आप नोटिस कर पाओगे, अगर कोई बच्चे हैं, अगर वो डैमेज जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ठीक है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है दोनों पेरेंट्स से। अगर मान लो केवल एक कॉपी एक जीन की यहाँ पे कैरी होती है फ्रॉम वन पेरेंट, तो उस केस में पर्सन नॉर्मल लाइफ जी सकता है। पर अगर डैमेज जीन्स दोनों पेरेंट्स से आते हैं, तो उस केस में आपको सिकल सेल डिजीज के आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी बीमारी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया पता क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको हेमोग्लोबिन का फंक्शन, अगर आपकी बॉडी ये प्रोटीन आपका फॉर्म ही ना कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आपके पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जीन्स के थ्रू यहाँ पे ये पास होता है। तो बच्चे के अंदर क्या होगा, हेमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, फिर उसको थकावट होगी। तो ऐसे केस में ना साल भर या जिंदगी भर उसको क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर बच्चे को, उसको जिंदगी भर के लिए उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कई बार इतना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है कि उस वजह से उसकी बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिस वजह से चलेशन यानी कि हैवी मेटल्स को रिमूव किया जाता है ब्लड स्ट्रीम आपके ब्लड से। तो ये भी कई बार बच्चों के अंदर हमें ये केसेस देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें ना, लगभग जो 1 से 1.5 लाख जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं थैलेसीमिया से पीड़ित आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो केसेस होते हैं ना, ये होते सब में ही हैं, नो डाउट, पर ट्राइबल के अंदर आपको ज़्यादा केसेस आपके देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि अच्छा ठीक है सर,
तो ट्राइबल्स के लिए अंदर ज़्यादा केसेस आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस के अंदर, देखो हम ना क्या कर रहे हैं, गुजरात के द्वारा एक जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे रन किया जा रहा है। स्टेट के अंदर 17 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2000 इंडिविजुअल्स के जो जीनोम्स है ना, उनको सीक्वेंस करे जाएंगे। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अरे आप लोग समझते होंगे ना डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में, आप लोगों ने एटीसीजी सुना होगा, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन। इनका न्यूक्लियोटाइड बेसिस का आप प्रिसाइज ऑर्डर जो आइडेंटिफाई करते हो डीएनए के अंदर, उसको हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसेस। इसके माध्यम से आपको एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब हम यही काम कर रहे हैं। अब जब हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग होगी तो कहीं ना कहीं फिर हम बर्डन वगैरह चेक कर पाएंगे। तो सैंपल कलेक्शन हो गया, जीनोम सीक्वेंसिंग हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे करी जाएंगी। अब उसका फ़ायदा दोस्तों यही होगा कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे, कैंपेन रन कर पाएंगे, हम उनके लिए प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे उन तक प्रॉपर प्रोवाइड कर पाएंगे। आने वाले समय के अंदर प्रिसीजन मेडिसिन का भी ज़माना है, तो उसकी तरफ भी यहाँ पे हम काम कर पाएंगे। तो भारत की जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी पता लग पाएगा, एंड कहीं ना कहीं हम उनके लिए सारे काम भी यहाँ पे कर पाएंगे, कैसे उन चीज़ों का उपचार यहाँ पे प्रॉपर ढंग से यहाँ पे किया जा सकता है। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है कि बेसिक हेल्थ सर्विसेज के साथ ये लिंक करेगा, एंड कहीं ना कहीं खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर मेजर हमारा यहाँ पे फोकस रहने वाला है। तो साइंस और ट्रेडिशन के बीच का जो एक मिसिंग लिंक था उसको ये ब्रिज करेगा। तो ध्यान में रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो भारत का भी एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, आप जानते होंगे, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 के अंदर। इसमें देश भर के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है ना, जहां पर देश भर के लोगों का हम जेनेटिक सैंपल यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझ रहे हैं, एंड उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास एक कंप्लीट डेटाबेस, एक कंप्लीट कैटलॉग होगा जेनेटिक वेरिएशंस का। और ये ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूके का 1 लाख जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके अलावा इंटरनेशनल हैप मैप प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया। तो देयर आर डिफरेंट ग्लोबल इनिशिएटिव दैट आर रनिंग। ठीक है, हमारे यहाँ पे सिकल सेल डिजीज हो गया और थैलेसीमिया का केसेस ज़्यादा हैं, तो हमारा मेजर फोकस इन डिजीज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर कल हम इनके आंसर्स डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें ये कुछ टॉपिक्स थे। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला था पीएम प्रोफेसरशिप स्कीम। तो दोस्तों इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना, वो नीति आयोग नहीं है, बल्कि इट इज ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। E10 शिनकानसेन की बात करें तो दोस्तों चाइना के साथ नहीं, बल्कि ये जापान के साथ इसका लिंकेज आपको देखने को मिलता है, तो सेकंड आपका यहाँ पे गलत है। साल्ट कंजम्पशन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे ये तीसरी स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।